तो ना अभी तक हम फर्स्ट वीक तक कर चुके हैं लैंगमैन से सारा। तो ये लईक हुसैन की बुक है, इसके अंदर से अब इससे पीछे चैप्टर 7 से मैं स्टार्ट करूँगा, बिकॉज चैप्टर 6 के अंदर सारा उन्होंने ना स्पर्मेटोजेनेसिस और वो जेनेसिस का बताया हुआ, वो बेसिक्स ही हैं, उससे ना सारी चीज़ें वैसी होती हैं। और इस तरह अब हमारे पास उससे पिछले में ना माइटोसिस मियोसिस वाला है। वैसे चैप्टर 5 से हमारा ना फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू हो रहा होता है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो ये है ना चैप्टर नंबर 4 ये हमारे पास सेकंड ईयर में होता है, उससे पहले वाले वैसे ना बेसिक्स नहीं करनी होती वो। तो हमारे पास अब लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम सारी बातें पढ़ चुके हुए हैं, कुछ बातें कुछ एक्स्ट्रा बातें इन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं, उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ना हम इवेंट्स को ना साथ साथ अपने दिमाग में रख के लेके चलेंगे। तो हमारे पास अब ना उन्होंने इसके अंदर कहा है कि अब यहाँ पे सारी हमने एंड तक फर्टिलाइजेशन तक बात लेके जानी है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बन गए, अब स्पर्म ने जितना क्या करना है, सबसे पहले उसने स्टोर होना है। उन्होंने कहा स्पर्मेटोजोआ हमारे पास बनेंगे और वो सर्टोलाइज सेल्स से ना हमारे पास जाएंगे, हमारे पास वो एफरेंट डक्टल्स जो डक्टल्स होंगे ना टेस्टिस की, उनके अंदर जाएंगे। वहाँ से उसके बाद वो डक्टस एपिडिडिमस के अंदर रहेंगे। अब वो जो डक्टस एपिडिडिमस के अंदर उन्होंने कहा है कि ना वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें 12 दिन लग जाते हैं। उसके इस 12 दिन के अंदर ये थोड़े मेच्योर होते हैं, और मेच्योरिटी के अंदर ही हमने ना मोटिलिटी भी इनमें आ जाती है और फर्टिलाइजेबिलिटी भी आ जाती है। ये बातें मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ाया था ना, उसके अंदर मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी कि हमारे पास ना ये थोड़ा सा लेस मोटाइल होता है जब ये बनता है स्पर्मेटोजोआ के तौर पर, लेकिन जब ये एपिडिडिमस के अंदर जाता है ना तब तक ये हमारे पास फिर हमारे पास अपनी मोबिलिटी पूरी ये हासिल कर लेता है। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये जो रास्ता था ना, इसके अंदर ये जो डक्ट ऑफ एपिडिडिमस थी ना, ये कुछ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी ना स्क्रीट करते हैं, जो कि हमारे पास डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमने जब आगे कैपेसिटेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें भी पता चल जाएगा ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का काम क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे ये फैक्टर्स जो है ना, ये हमारे पास करते हैं उन सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है ना स्पर्म हेड की, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर्स उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और इससे फिर हमारे पास ना आगे वो ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही होती, और ये टेम्परेरीली इसलिए इनफर्टाइल हो जाते हैं। अगर मैं कहा कि अगर हमारे पास ना एजैकुएशन ना हो ना, तो हमारे पास ये जो ना स्पर्म्स होते हैं ना, हमारे पास ना अगर 30 डेज तक एजैकुएशन ना हो तो ये स्पर्मेटोजोआ जो स्टोर होते हैं ना, उसके बाद ये फिर डीजनरेट हो जाते हैं, उसके बाद ये जाके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास लेकिन अगर हमारे पास ना वो इन्होंने अब ना किया, हमने ना डिस्चार्ज कर दिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको हम कोइटस कह देते हैं, तो उससे हमारे पास ना अब जो है ना ये ना स्पर्म का डिस्चार्ज होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये स्पर्म का डिस्चार्ज किस फॉर्म में होगा, तो उन्होंने कहा सेक्स ग्लैंड के जरिए ना हमारे पास एक एग्रीगेट मास की फॉर्म में होगा, जिसे हम सीमेन कहते हैं या सेमिनल फ्लूइड। और उस सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें फाइब्रिनोजेन होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर होता है, फ्रुक्टोज होता है जिसको ना चीनी भी कह देते हैं, वैसे तो ग्लूकोज होती है लेकिन उसके साथ ही फ्रुक्टोज कीटो शुगर होती है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड हमारे पास हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो जाते हैं, तो और फिब्रिनोलाइसिन हो जाती है। ठीक है, फिब्रिनोलाइसिन हमारे पास ना जो कि क्लॉटिंग से रोकती होती है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग के बाद ना हमारे पास ना उसको खत्म करती होती है क्लॉट्स को। तो ये सब कुछ हमारे पास ना इसमें होता है सीमेन के अंदर। तो इसके बाद ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेन कितना होता है, 2 ml से 6 ml तक होता है। स्पर्म डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है, 100 मिलियन ना स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अब स्पर्म, हमारे पास ना उन्होंने ना 200 से 600 मिलियन तक स्पर्म जो है ना वो डिपॉजिट कर दिया हमारे पास वेजाइनल ना फॉर्निक्स पे, जो कि हमारे पास ना सर्विक्स के करीब ही है। उसके बाद वो सारा ना आगे ना उन्होंने कहा ये मूव कर आके हमारे पास ना अब सिर्फ और सिर्फ जो 300 से 500 होंगे जो कि हमारे पास एम्पुला तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, एम्पुला हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब का होता है। नेक्स्ट कैपेसिटेशन होती है, वहाँ पे हमारे पास ना ये उधर ही होती है, हमारे पास यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब्स में ही होती है। तो कैपेसिटेशन क्या होती है, एक प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द डीकैपेसिटेशन फैक्टर। जो फैक्टर्स है डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हमने अभी पढ़े ना, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो यहाँ पे आके रिमूव हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे पास यूट्रस के अंदर स्टार्ट होता है और यूट्राइन ट्यूब्स तक जाके हमारे पास ये कंप्लीट होता है। अबाउट ये 7 आवर्स लेता है, और ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म्स जो होते हैं ना वही हमारे पास ना ओवम के बैरियर्स को खत्म कर सकते हैं। और कौन सा बैरियर हमें पता है कि जो कोरोना रेडिएटर के सेल्स होते हैं उनको। अब आगे क्लिनिकल कोरिलेट्स इन्होंने बताया कि एस्पर्मिया क्या होता है, अगर हमारे पास ना प्रोडक्शन ऑफ ना स्पर्मेटोजोआ का फेलियर हो जाए, यानी स्पर्म्स प्रोड्यूस ही ना कर पाए, तो उसे हम एस्पर्मिया कह देंगे, एस्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे। ओलिगोस्पर्मिया क्या, अगर हमारे पास ना स्पर्मेटोजोआ के नंबर कम हो जाए तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कह देंगे। और अगर हमारे पास ना स्पर्म्स जो हो ना, यानी हमारे पास अब वो अमाउंट में तो सही है लेकिन उनके अंदर से लाइव स्पर्मेटोजोआ कम हो, तो वो हमारे पास एज़ोस्पर्मिया हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे अब ना ओव्यूलेशन होती है, तो ओव्यूलेशन के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास ना ओवा जो हमारे पास अब ना होगा, ओव्यूलेट होगा, तो हमारे पास उन्होंने कहा ये किस फॉर्म में होगा, ये प्राइमरी ओसाइट की फॉर्म में होता है, जो कि ना डिक्टायोटीन स्टेज में होता है। ठीक है, ये डॉर्मेंट डिप्लायोटीन स्टेज की भी हमने पहले बात की थी कि क्यों होती है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर के अंदर रिकम्बिनेशन के अंदर कुछ ना खराबियां हो जाए तो उनको सही करने के लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये रिमेन ना ये आगे रिलीज जैसे ही होगी ना, तो ये अपने बाकी फेजेस सारे पूरी करके अब आगे फॉलिकल रप्चर की बात की है कि हमारा फॉलिकल रप्चर कैसे, क्योंकि अभी तो ओवरी के अंदर ही ओवम चल रहा था ना, फॉलिकल के अंदर ही चल रहा था, तो अब उसका रप्चर होना है। तो इन्होंने यही हमें दिखाया, यहाँ पे देखें ना आप, तो ये हमारे पे ग्रेफिन फॉलिकल था जिसके अंदर हमारे पास ना वो साइड भी दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा अब ना इसके अंदर अगर ये कुछ लेयर्स क्या कहते हैं आप डायग्रामेटिकली देखने जाए तो हमारे पास ना बाहर वाली थीका एक्सटर्ना है, उसके अंदर थीका इंटरना है। ठीक है, उसके अंदर ही हमारे पास ना एक कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कह देते हैं। इसके अंदर हमारे पास ना लिक्विड होता है जो सारा फ्लूइड अंदर एंटर हो जा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ना ये सारा का सिर्फ फर्स्ट पोलर बॉडी आपको कहाँ दिखेगी, डायग्राम में पूछते होते हैं, ये जोना पेलोसिडा और ना साइटोप्लाज्म के दरमियान में होती है ये फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अलावा ओवम क्या कहते हैं हमारे पास अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है, और जोना पेलोसिडा रेड कलर की। ठीक है ना, और ये देखें इन्होंने हमें ना बाहर की तरफ हमें ये निकलते हुए ना ये दिखाया, तो ये रिलीज हो रहा है हमारा ओवम इससे। यही सारा इन्होंने कहा हमारे पास किस तरह होता है। उसके
अलावा ना ये सारा उन्होंने जब बता दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके गिर्द जोना पेलोसिडा कायम रहती है, जिस तरह यहाँ दिखाया हुआ है। अब ये जोना पेलोसिडा उन्होंने कहा एक ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर है जो कि हमारे पास ना 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर ZP1, ZP2, ZP3 और ZP4। ठीक, अच्छा मैं ना सारी बातें डिटेल में इसलिए नहीं करा क्योंकि हम इनके ऊपर ना एक डिटेल लेक्चर पहले बना चुके हैं। ये सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जिसके अंदर ना जो एक्स्ट्रा बातें कुछ है ना वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ना इसके बाद उन्होंने कहा कि जोना पेलोसिडा के गिर्द हमारे पास कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं जिनके अंदर 1 और 2 लेयर्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वही जो हमारे पास ये सारे हमें दिख रहे थे ना लेयर्स, ये सारी कोरोना रेडिएटा में होती हैं। अब हमारे पास ओवम बन गया और रप्चर होकर हमारे पास ओवम बाहर आ गया फॉलिकल के रप्चर से, तो उसने अब ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना, तो वही हमने पहले पढ़ा है कि फिम्ब्रिया के जरिए हमारे पास ना ये होती है। उसके बाद फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है ना स्मूथ मसल्स की, उनके जरिए हमारे पास ना मूवमेंट कराती है। और ये जो ओव्यूलेटेड स्पर्म है ना हमारे पास अबाउट 30 मिनट्स के अंदर ये ना पहुंच जाते हैं ना, ये रिलीज जब होता है ना उधर से एम्पुला तक हमारे पास ये 30 मिनट्स में पहुंचते हैं। नॉर्मल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन सबको पता है, एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, इसलिए तो सब कुछ एम्पुला की तरफ जा रहा है। उसके बाद ओवम वायबिलिटी क्या होती है कि ओवम हमारे पास ना सिर्फ 18 से 24 घंटे तक वायबल रहता है। अच्छा एक इधर बात थी कि स्पर्म की वायबिलिटी, तो ये हमने इसलिए छोड़ दी यहाँ तक आप कह सकें कि हमारे पास स्पर्म ना जब हमारे पास रिलीज होता है ना तो उसके 5 दिन तक ना हमारे पास वो वायबल रहता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ना अगर हमारे पास ना इन 5 दिनों के अंदर कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ना तो उससे हमारे पास फिर ना फर्टिलाइजेशन होने के चांस है। अब इधर लेकर हमारे पास देखें तो हमारे पास ओवम जो है उसकी सिर्फ वायबिलिटी हमारे पास 18 to 24 आवर्स है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर ना 24 घंटों के अंदर फर्टिलाइजेशन ना होना तो हमारे पास ओवम जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अब इसके बारे में यही कहा कि इस सब से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ना अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम अकर इफ वाइबल स्पर्मेटोजोआ आर ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर वाइबल स्पर्मेटोजोआ पहले से प्रेजेंट हो या फिर उन्हीं 24 घंटों के अंदर हमारे पास ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होकर हमारे पास वो स्पर्मेटोजोआ आ जाए ना तो ही हमारे पास हो सकती है, नहीं तो फिर ओवम ना डिजनरेट हो जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन तो उसके वही प्रोसेस है, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कराएंगे, वो भी सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म्स करा पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर जोना पेलोसिडा को कराएंगे, उसमें हमारे पास ना ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए जोना रिएक्शन होगा और एक्रोसोम रिएक्शन पहले होगा फिर जोना रिएक्शन होगा। उसके बाद फिर हमारे पास ना फ्यूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ये हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास फिर ना नेक्स्ट होने का कि स्पर्म ने अंदर एंटर होना, स्पर्म के अंदर एंटर होते ही हमारे पास कॉर्टिकल रिएक्शन होगा जिसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकलेंगे। इसके बाद फिर वो जोना रिएक्शन कराएंगे, वो जोना रिएक्शन के अंदर फिर ना पोलीस्पर्मी से हम बच जाएंगे क्योंकि हमारे पास ना वो बाकी स्पर्म्स भी तो आ रहे होंगे ना, तो जो बाकी स्पर्म्स होंगे ना उनको अंदर एंटर होने के लिए ना बचाने के लिए उससे जोना पेलोसिडा अपना बदलेगा मेम्ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स और उसी को हम फिर जोना रिएक्शन कह देंगे। और आगे फिर हमारे पास ना वो साइड जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगी और ये सब कुछ होगा। तो इसमें हमारे पास ना मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे और जो मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस है ना वो हमारे पास ना यहाँ पे ना सिनगेमी क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल फ्यूजन जो होती है ना उसे हम सिनगेमी कह देते हैं, तो उनकी फ्यूजन हो गई। तो यहाँ डायग्रामेटिकली करके ना यहाँ अच्छी डायग्राम बनी हुई है, यहाँ से अगर आप लोग इसको देख लेना तो एक तो पहला स्टेप तो ये कि हमारे पास इस तरह हो रहा था कि हमारे पास ना स्पर्म था, इसका हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेशन हुई और ना यहाँ पे हमारे पास एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हुए, इसने आके पहले ना हमारे पास कोरोना रेडिएटा के सेल्स को पियर्स किया, उसके बाद फिर जोनर रिएक्शन हुआ, जोनर किया और उसके बाद फिर हमारे पास ये मेम्ब्रेन्स तो बाहर आ गए लेकिन हमारे पास स्पर्म जो सारा था ना असल वाला अंदर से वो हमारे अंदर आ गया। तो ये हमारे पास सारी इन्होंने ये सब दिखाया हुआ, पेनिट्रेशन दोनों दिखाई हुई हैं। अभी उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पास अंदर आ गया ना, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ना मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गए। अब ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है ये ना क्या करेंगे, यहाँ आगे की तो उन्होंने कहा इनके जो क्रोमोसोम्स है ना वो ना हमारे पास ना डबल हो जाएंगे, डबल होने के बाद फिर ये ना डिवीजन होगी, इनके अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस से हमारे पास 2 सेल स्टेज के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा ज़ाइगोट। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने पढ़ी, इसके बाद फिर आगे वो क्लीवेज वगैरह हम आगे पढ़ लेंगे। अच्छा तो यहाँ तक ये सब हो गया। अब इसके रिजल्ट्स वही है कि ना रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, इसके अलावा हमारे प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसके अंदर रैंडम असॉर्टमेंट आ रही है। यहाँ पे ना कि लैंग्वेज में ये नहीं लिखा तो ये आप लोग लिखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद इनिशिएशन ऑफ द क्लीवेज होगी और उसके बाद फिर हमारे पास ना ये क्लिनिकल कोरिलेट्स इसके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसके लिए अलग वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह।